जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जो इस समय ट्रांजिशन की कंडीशन चल रही है उसमें आप सेफ होंगे और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते होंगे। मैं धनंजय सिंह, ए फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, आपके साथ आज से आधुनिक भारत की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, you know that history is the most important segment of general studies and you cannot undermine the significance of history in general studies. So you are supposed to make serious preparation of this segment, and today I would like to start this segment in a very simple way. ठीक है, सबसे पहले मुझे लगता है कि वी शुड डिस्कस अबाउट द कंटूर्स ऑफ हिस्ट्री सिलेबस। इतिहास का जो सिलेबस है उसके बारे में हमें थोड़ा सा परिचर्चा करना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि हमें क्या पढ़ना है, यूपीएससी हमें किस तरह से अपेक्षा करती है और हमें कैसे अपने आप को उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। तो लेट अस बिगिन this syllabus of history recommended by UPSC first of all. इसके बाद हम चर्चा करेंगे the nature of question, यानी यूपीएससी परीक्षा में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनका नेचर क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है और कैसे हमें उन सवालों को सिंपल वे में हल करना है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे द मेथड पे स्टडी, हमें कैसे पढ़ना है, हाउ टू अप्रोच हिस्ट्री। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि हमें किन किन किताबों को पढ़ना है। ओके, लेट अस बिगिन फर्स्ट द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री। यदि आप यूपीएससी के सिलेबस पर ध्यान देंगे, प्रकाश डालेंगे, तो आप देखेंगे कि सिलेबस ऑफ हिस्ट्री इन यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। नंबर 1 प्रीलिम्स एंड नंबर 2 मेंस। दूसरा है मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, यहां पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। बच्चे लोग कहते हैं सर एक बार प्री के लिए पढ़ना है, एक बार मेंस के लिए पढ़ना है, लेकिन यह एक वाइज मेजर नहीं है। इट्स नॉट ए वाइज स्ट्रेटजी। वास्तव में हमें इतिहास का अध्ययन प्री एंड मेंस में बांटकर नहीं करना है। वी हैव टू मेक प्रिपरेशन ऑफ हिस्ट्री ऑल टुगेदर, वेदर इट इज प्री एंड वेदर इट इज मेंस। So you are not supposed to classify history into pre and mains examination. Both are complementary to each other. ठीक है, जहां तक प्री की बात है तो प्री में आप देखेंगे you have to study about ancient history, प्राचीन भारत। सेकेंड सेगमेंट मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, एंड देन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। लेकिन once you go through this syllabus of men's examination, there is some little difference. Because in men's examination you are supposed to go through number 1 modern India, number 2 world history,
विश्व इतिहास, एंड थर्ड इज आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। तो दोनों सिलेबस में थोड़ा सा एक अंतर है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का अध्ययन केवल और केवल आपको मेंस एग्जामिनेशन में करना है, प्री में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हम जब प्री की तैयारी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक प्रिपरेशन ऑफ मेंस आल्सो, ताकि उस समय प्री के बाद जो समय बचता है तो यू कैन यूज मैक्सिमम टाइम ओके ऑन द अदर सब्जेक्ट, आई मीन योर ऑप्शनल पेपर। ठीक है, टुडे I begin first of all modern India because this segment is extremely interested, and you can also see that a major part of questions in history comes from this area. आधुनिक भारत से आप देखेंगे कि प्री में अधिकतम सवाल भी पूछे जाते हैं, अधिकतम क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बिगिन मॉडर्न इंडिया and then after ancient and medieval. Okay. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, the nature of questions okay of the UPSC examination. Nature of questions of the UPSC एग्जामिनेशन। यहां आप देखेंगे कि प्री एग्जामिनेशन में जो हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका कैरेक्टर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे एग्जामिन the following statements regarding टीपू सुल्तान। एक क्वेश्चन ऐसे रहेगा, टीपू सुल्तान के संदर्भ में दिए गए कथनों का परीक्षण कीजिए। अब इसमें मान लो दे दिया 1A B C D, इसमें 4 स्टेटमेंट रहेंगे टीपू सुल्तान के बारे में, एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। उसमें से कौन सही है आपको चूज करना है। मान लो हमने कह दिया टीपू सुल्तान वाज ए सन ऑफ हैदर अली ऑफ मैसूर, दूसरा हमने कह दिया टीपू सुल्तान वाज टॉलरेंट, सहिष्णु शासक था, तीसरा हमने कह दिया ही वाज प्रोग्रेसिव, तीसरा स्टेटमेंट हो गया, और चौथा हमने कह दिया कि टीपू फॉट अगेंस्ट इंग्लिश कंपनी इन द थर्ड एंड द फोर्थ बैटल, एंग्लो मैसूर वॉर। अब इसमें आपको एग्जामिन करना है कौन सा इसमें करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। यदि आप पूरी कहानी को जानते हैं तो आप कहेंगे कि चारों के चारों सही है। टीपू के बारे में जो हमने कहा ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, उसके लिए पूरी कहानी को जानना होगा। तो ए क्वेश्चन तो ऐसे रहेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। Which of the following
एंड आर करेक्टली मैच्ड। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, नीचे दिया रहेगा ए, बी, सी एंड डी। अब इसमें आपको एग्जामिन करना है कौन सा इसमें जो ऑप्शन है वह गलत है ना, चूज करना है, राइट। तो कुछ सवाल ऐसे रहेंगे, ठीक है। कुछ सवाल आप देखेंगे कि डायरेक्ट रहेंगे, जैसे कह दिया कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दस्तक का अर्थ क्या था। अब इसमें 4 ऑप्शन दे दिया, यानी कुछ सवाल डायरेक्ट रहेंगे। इसलिए ध्यान रखना है, इन यूपीएससी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आइडियोलॉजिकल इन नेचर, दे आर कंसेप्चुअल, अवधारणा पर आधारित रहते हैं। जैसे आप देखेंगे स्टेट एग्जामिनेशन में होता क्या है कि जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस, बट इन यूपीएससी द नेचर इज समथिंग डिफरेंट। इन यूपीएससी यू आर सपोज टू हैव द नॉलेज ऑफ बोथ फैक्ट्स एंड द कंसेप्ट, तभी जाकर के आप यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी, तभी उनका सवालों का उत्तर आप दे पाएंगे, ठीक है। और इसलिए मेरा प्रयास होगा इन दिस सेशन टू मेक यू ए स्ट्रॉन्ग एंड साउंड एट द बोथ लेवल, नंबर 1 फैक्ट्स, नंबर 2 कंसेप्ट, ठीक है। क्योंकि मेरा ध्यान है टू मेक यू ए स्ट्रॉन्ग एट द लेवल ऑफ व्हाट, योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरी बात कि हिस्ट्री के लिए आपको किन किन बुक्स को पढ़ना है, मीन्स द बुक्स यू हैव टू गो थ्रू in this segment of general studies. I should recommend you to go through NCERT. For example, for ancient India, you can take R.S. शर्मा ले सकते हैं। क्लास 11th की बुक है, बहुत सुंदर है, ओल्ड एनसीईआरटी है, ये सब ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। इसके बाद फॉर मेडिवल इंडिया यू कैन गो थ्रू द बुक ऑफ सतीश चंद्रा, जो सतीश चंद्रा की बुक है, क्लास 11th, ये भी क्लास 11th की है, क्लास 11th की ये भी है। और इसके बाद मॉडर्न इंडिया यू कैन कंसल्ट विथ ए बुक रिटन बाय बिपिन चंद्रा, क्लास 11th, ये बुक भी क्लास 11th की है। एंड ऑल दी 3 बुक्स आर ओल्ड एनसीईआरटी, ये तीनों जो है ओल्ड एनसीईआरटी है, जो इस समय नहीं चल रही है, लेकिन यू कैन गेट दिस, इनको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों बुक्स को आपको पढ़ना है, एंड आई थिंक दैट ऑल दीज 3 बुक्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है। इसलिए इसके अलावा यू आर नॉट सपोज टू गो थ्रू एनी अदर बुक्स, ठीक है। नाउ
मुझे उम्मीद है आपके पास ये सब बुक्स होंगे भी। तो आइए सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया, एंड इन मॉडर्न इंडिया टुडे द फर्स्ट चैप्टर वुड बी the coming of European companies, the coming of European companies in India, ये हमारा पहला चैप्टर होगा। यानी हम कह सकते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यह हमारा पहला चैप्टर होगा। एंड टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस फर्स्ट इवेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, अब यहां हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि द मेन रीजन बिहाइंड द कमिंग ऑफ यूरोपियन कंपनीज in India, यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पीछे बैकग्राउंड क्या है? द बेसिक बैकग्राउंड, द मेन डेवलपमेंट्स which took place in Europe, which led to create a conducive situation in which many companies of Europe started coming towards India. यानी यूरोप में घटित होने वाली उन घटनाओं के बारे में जिनके कारण यूरोप में एक ऐसा वातावरण का सृजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप के कई देशों से कंपनियां भारत में आने लगी। And they started establishing their factories, their settlements in many parts of India. और भारत में आकर के भारत के विभिन्न भागों में अपनी अपनी फैक्ट्रीज स्थापित करने लगी। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड को जानना होगा। बैकग्राउंड को जानने के बाद we have to know about their mission, their objectives. बैकग्राउंड के बाद हम चर्चा करेंगे कि उन कंपनियों का ऑब्जेक्टिव्स क्या था, उनका मिशंस क्या था, वो क्या चाहती थी। इसके बाद तीसरा मेरा पॉइंट होगा द मेन आइडियोलॉजी ऑफ दोज कंपनी, उन कंपनियों का विचारधारा क्या है। इसके बाद मेरा अगला पॉइंट होगा डेवलपमेंट्स ऑफ दोज कंपनीज इन इंडिया, भारत में इन कंपनियों का कैसे विकास होता है, कहां कहां फैक्ट्री स्थापित होती है। इसके बाद हम लोग का अगला पॉइंट होगा कि उन कंपनियों के सक्सेस और उनके फेलियर के कारण क्या है, क्यों कुछ कंपनियां सक्सीड हो गई, सफल हो गई, और क्यों कुछ कंपनियां फेल हो गई। और लास्ट हमारा पॉइंट होगा डिस्पाइट देयर फेलियर, उनके असफलता के बावजूद हाउ डिड दे लीव डीप इंप्रेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इंडियन मिलिट्री सिस्टम, एटसेट्रा। माय डियर
यदि हम इन बातों पर चर्चा कर लेते हैं तो मेक श्योर थोड़ा भी रूम नहीं होगा, गैप नहीं होगा कि आप यूपीएससी में पूछे जाने सवालों को हल नहीं कर सकते, क्योंकि माई मिशन वुड बी टू प्रेजेंट माई सेल्फ द फुल स्टोरी ऑफ ऑल दोज इवेंट्स। उन घटनाओं के हम पूरी कहानी को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट सी द मेन रीजंस, द मेन फैक्टर्स behind the advent of European companies in India since the end of what 15th century, I mean 1498। तो नोट करते हैं हम सबसे पहला पॉइंट, देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट होगा क्या, द रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन ड्यूरिंग 14 to 16th century, 16th century। यह पहला फैक्टर है, ध्यान दीजिएगा। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। क्या होता है? पुनर्जागरण। और रिफॉर्मेशन का अर्थ होता है धर्म सुधार। इसका अर्थ होता है धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन। जो पुनर्जागरण है, जो रेनेसा है, वह शुरू हुआ कहां से? इटली से। जो रिफॉर्मेशन हुआ वो कहां से हुआ? जर्मनी से। वो कहां से हुआ? जर्मनी से। और इसके बाद पूरे यूरोप में फैल गया। दोनों, इन दोनों घटनाओं ने क्या किया? बोथ इवेंट्स क्रिएटेड a very conducive situation in Europe। दोनों ने यूरोप में एक मानसिक क्रांति ला दी। They created mental revolution in Europe। मानसिक क्रांति ला दी दोनों घटनाओं में, और जिसका परिणाम हुआ as a result the human being has started thinking about the world, about society, about their life। जिसका परिणाम हुआ कि मानव समाज सोचने लगा अपने बारे में, समाज के बारे में, विश्व के बारे में, धरती के बारे में, आकाश के बारे में। इनका यानी कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन कह सकते हो, इनकी मानसिक चेतना बढ़ने लगी। यह पहला घटना है, ध्यान देना। दूसरा घटना है द ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। द ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज यानी भौगोलिक खोजें। रेनेसा के बाद आप देखोगे यूरोपियन पीपल स्टार्टेड डिस्कवरिंग some new lands, some new regions, and as a result in 1498 and 1492 and 1498 Columbus got America and Vasco da Gama got India. Columbus got America in 1492 and Vasco da Gama got India in 1498. ओके, अब आप बताओ, जब दो नए लैंड्स की खोज हो गई, इट बिकेम नेचुरल फॉर यूरोपियन पीपल टू गो देयर एंड एक्सप्लॉइट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ दोज रीजन।
उनके लिए प्राकृतिक था, नेचुरल था टू गो देयर एंड एक्सप्लोर द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दोज रीजन्स। ठीक है, ये दूसरा घटना है। और तीसरा घटना क्या है? तीसरा जो घटना है वह है द राइज ऑफ मर्केंटिलिज्म। द राइज ऑफ मर्केंटिलिज्म, द राइज ऑफ मर्केंटिलिज्म। इसका अर्थ होता है द राइज ऑफ मर्केंटिलिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं हम, जिसको हिंदी में कहते हैं वाणिज्यवाद, जिसको हिंदी में कहते हैं वाणिज्यवाद। ठीक है, यानी वाणिज्यवाद लगभग 17वीं सेंचुरी में यूरोप में आया। कब आया? 17वीं सेंचुरी में यूरोप में। मीन्स मर्केंटिलिज्म केम टू एमर्ज ड्यूरिंग 17वीं सेंचुरी एंड 18वीं सेंचुरी इन यूरोप। यह विचारधारा यूरोप में 17 एंड 18 सेंचुरी में आया। एंड दिस वॉज एन आइडियोलॉजी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मोनार्की ऑफ यूरोप। यह यूरोप के मजबूत शासकों की क्या थी? इकोनॉमिक फिलोसॉफी थी, जिसका अर्थ होता था कि स्टेट शुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग, इन डिफाइनिंग ऑल इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ए स्टेट। यानी राज्य को आर्थिक गतिविधियों के निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाना चाहिए। इट मीन्स दिस आइडियोलॉजी strongly empowered the king of Europe, and so the king also extended all kind of support to the sailor। आपको याद होगा, आप देखेंगे कि जब भारत में पोर्टुगीज ट्रेवलर वास्को डी गामा आया तो he was promoted by who? हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर पोर्टुगीज किंग था, उसने वास्को डी गामा को प्रमोट किया टू गो टू इंडिया। सिमिलरली आप देखोगे ब्रिटिश कंपनी वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता किया था कि अब भारत जाइए। 15 सालों के लिए देखोगे कि a charter was given to EIC by Queen Elizabeth I for 15 years। यह शो करता है कि in 16 and 17 century a state was playing a very important role not only in political system but also in economy, but also in society, but also in cultural affairs। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। रिनेशा हो गया, रिफॉर्मेशन हो गया, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हो गया और द राइज ऑफ मर्केंटिलिज्म हो गया। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण इट बिकेम पॉसिबल फॉर यूरोपियन कंपनीज टू मेक ए वाइड ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड टू गेट सम न्यू इकोनॉमिक स्कोप। ठीक है, इसके बाद जो अंतिम फैक्टर्स है वह है 3G। वह है 3G। 3G इट मीन्स गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी। गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी, ये तीनों कारण थे। गोल्ड का मतलब हुआ
हिंदुस्तान से धन प्राप्त करना। गोल्ड, गॉड का मतलब हुआ टू प्रोपेगेट क्रिश्चियनिटी इन हिंदुस्तान, अफ्रीका, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जहां जहां कंपनियां जाएंगी वहां वहां ईसाई धर्म का प्रचार होगा। अब ग्लोरी का मतलब, ग्लोरी का मतलब कि पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड में बिकम फेमस इन द होल क्रिश्चियन वर्ल्ड एज ए प्रोपेगेटर ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है ना? जहां जहां इनका साम्राज्य होगा तो उनकी ग्लोरी होगी। आपको याद होगा, इट इज सेड अबाउट द ब्रिटिश एम्पायर दैट द सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर। यानी ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। व्हाट इज दिस? ग्लोरी। इंडिया का पूरा रिसोर्सेज, व्हाट इज दिस? गोल्ड। और इंडिया में ईसाई धर्म का प्रचार, व्हाट इज दिस? गोल्ड, गॉड। सो इन ब्रीफ वी कैन से दैट रिनेसा, रिफॉर्मेशन, नंबर 1, नंबर 2 geographical discoveries, number 3 the rise of mercantilism, and number 4 3G, God, gold and glory. These are the main factors which motivated the European people to come towards India, right? ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब मेरा अगला सवाल है कि भारत में जो यूरोपियन कंपनियां आई उनका सही ऑर्डर क्या है? उनका सही ऑर्डर क्या है? आप देखेंगे कि भारत में जो यूरोपियन कंपनियां आती हैं, जो यूरोपियन कंपनियां आती हैं, उनका सही ऑर्डर है नंबर 1 पुर्तगीज, नंबर 2 डच, ठीक है, नंबर 3 ब्रिटिश, नंबर 4 डैनिश एंड नंबर 5 फ्रेंच कंपनी। ये क्या है? राइट ऑर्डर, राइट ऑर्डर ऑफ द कमिंग ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, इन इंडिया। और दूसरा है राइट ऑर्डर, राइट ऑर्डर फॉर द फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें सही क्रम होगा, द राइट ऑर्डर वुड बी नंबर 1 पुर्तगीज, नंबर 2 ब्रिटिश, नंबर 3 डच, नंबर 4 डैनिश एंड फाइनली फ्रेंच, एंड फाइनली फ्रेंच। तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना होगा, यू हैव टू बी केयरफुल इन रीडिंग आउट द क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं गलत कर देते हैं। देयर इज सम डिफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, वंस यू सॉल्व ए क्वेश्चन, द राइट ऑर्डर
ऑफ द कमिंग ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। यदि आप सवाल हल करते हैं कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों का सही क्रम क्या है, तो उसका जो ऑर्डर होगा उसमें नंबर 1 होगा पुर्तगीज, नंबर 2 डच, नंबर 3 ब्रिटिश, नंबर 4 डैनिश और नंबर 5 फ्रेंच। ये सही ऑर्डर होगा। लेकिन यदि सवाल है, यदि क्वेश्चन है कि व्हाट इज द राइट ऑर्डर फॉर द फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन यूरोप, प्रश्न होगा कि यूरोप में स्थापित इन कंपनियों का सही क्रम क्या है, राइट ऑर्डर क्या है, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। नंबर 1 पुर्तगीज, नंबर 2 ब्रिटिश, नंबर 3 डच, नंबर 4 डैनिश और नंबर 5 फ्रेंच। यानी थोड़ा सा डच में ब्रिटिश में अंतर है। भारत की बात होगी तो वहां आ जाएगा डच, ठीक है, लेकिन यूरोप में उस कंपनी के फाउंडेशन की बात की जाएगी तो वहां पहले आ जाएगा ब्रिटिश एंड देन आफ्टर डच कंपनी। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस लिटिल डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिगिन विथ द फर्स्ट कंपनी ऑफ यूरोप, दैट इज पुर्तगीज कंपनी। So let us see. First, Portuguese company. ठीक है। फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू सी, नंबर 1, द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट पुर्तगीज पर्सन, पर्सन नंबर 1, place number 2, right, and the time, and then the main route, okay. The first person and the man was Vasco da Gama. Vasco da Gama. He was the first Portuguese man who came to India. Place, it was Calicut. Calicut on the Malabar coast. On the Malabar coast. In Kerala. In Kerala. Okay. Time, it was 1498. It was 1498. And the main route was Cape of Good Hope. Good Hope. Right? ये बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और यहां से यू कैन गेट सम क्वेश्चंस इन यूपीएससी। सो वंस अगेन लेट अस सी दिस। वास्को द गामा, ही वाज द फर्स्ट मैन हु केम टू इंडिया इन 1498. What? In 1498. In 1498, at a place Calicut that was situated on the Malabar coast in Kerala, and here there was a Hindu king
who was better known as Jamorin. Who was better known as Jamorin. Jamorin, a Hindu king of Calicut. Okay, and this Jamorin accepted the journey of Vasco da Gama. It means he was well received by the Hindu king Jamorin at Calicut in 1498. Okay, right. अगला पॉइंट, Vasco da Gama came to India by a new sea route. एक नवीन समुद्री मार्ग से भारत का यात्रा किया. एंड दिस इज नोन एज द केप ऑफ गुड होप. व्हाट इज द केप ऑफ गुड होप? ये क्या है? जिसे हिंदी में उत्माशा अंतरिप कहते हैं. व्हाट इज दिस? एंड व्हाई डिड वास्को द गामा टेक दिस न्यू रूट? वास्को द गामा ने भारत आने के लिए इस न्यू रूट का प्रयोग क्यों किया? लेट अस सी माय डियर. सी, in fact, in 1453, the place was Constantinople, जिसे हिंदी में कहते हैं कुस्तुनतुनिया. Right? It was the capital of Western Roman Empire. या पश्चिमी रोमन एम्पायर का राजधानी था. In 1543, this place was captured by Ottoman Turks. अटोमन तुर्कों ने 1453 में कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार कर लिया. They annexed this place. As a result, the Red Sea route came under the control of Ottoman Turks, जिसका परिणाम हुआ कि लाल सागर से होने वाला व्यापार was being controlled by Ottoman Turks. यानी कि लाल सागर से होने वाले व्यापार पर इनका अधिकार हो गया. राइट? नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट. नंबर 2, इटली जो है, आप देखेंगे कि वह भूमध्य सागर के बीचों बीच बसा हुआ है. तो जिसका परिणाम हुआ कि भूमध्य सागर के ओर से होने वाला व्यापार पर किसका अधिकार था? इटली का. एंड दैट्स व्हाई the Western European nations like Spain, Portugal, England, they were not getting a proper route to make trade with India and the Eastern world without any intervention by Ottoman Turks and Italy. और इसलिए जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, जैसे पुर्तगाल हुआ, स्पेन हुआ, इंग्लैंड हुआ, हॉलैंड हुआ, फ्रेंच हुआ, इनका जो है इन दोनों मार्गों से होने वाले व्यापार से लाभ नहीं हो रहा था. एंड दे वर
keenly interested to explore some new sea routes. और इसलिए ये देश चाहते थे just to get some new routes to make trade without any intervention by Ottoman Turks and the Italian traders. And as a result, in 1487 जिसका परिणाम हुआ in 1487 a man known as Bartholomew Diaz discovered Cape of Good Hope. And this is situated in the extreme south of Africa. यह अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग में बसा हुआ है। यह अफ्रीका के दक्षिणी भाग में सिचुएटेड है, स्थित है, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। और इसी रूट का प्रयोग करते हुए आप देखेंगे कि वास्को द गामा सीधे वहां से आता है, कहां पर? कलिकट में आता है, ठीक है ना। यानी अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए वह सीधे पहुंचता है कहां पर? कालीकट, दैट वॉज सिचुएटेड ऑन द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला इन इंडिया, ठीक है। तो यहां पॉइंट्स क्या है? केप ऑफ गुड होप का खोज किसके द्वारा हुआ? बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा। कब? 1487 में। और इसी रूट का प्रयोग दैट वॉज टेकन बाय वास्को द गामा टू रीच इंडिया। भारत आने के लिए वास्को द गामा ने इसी रूट का प्रयोग किया। यहां तक पॉइंट्स क्लियर है? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला मेरा पॉइंट है नंबर 1, द ऑब्जेक्टिव ऑफ Portuguese company, okay. Number 2, the main ideology of Portuguese company, ठीक है। एंड नंबर 3, द मेन गवर्नर्स in India. Okay, so let us see the first point, the basic objective of Portuguese company in India. भारत में पुर्तगाली कंपनी का उद्देश्य क्या था? Its objective was simple and very clear, and that was to get a spices from India, भारत से मसालों का व्यापार करना। To get spices from India,
टू बी सोल्ड आउट इन यूरोप, भारत से मसालों को प्राप्त करना, यूरोप में बेचना, टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स बाय दिस ट्रेड, और इस व्यापार से से अधिक लाभ कमाना। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, their main objectives, their main ideology in India. Its main ideology was, this is known as mercantilism. This is known as mercantilism, जिसे हम कहते हैं वाणिज्यवाद, जिसे हम कहते हैं वाणिज्यवाद, mercantilism. I said you earlier that this ideology first came to emerge in 17th and 18th century, 18th century in Europe, right? सबसे पहले 17 और 18 सेंचुरी में यह विचारधारा यूरोप में आया। इस विचारधारा का सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया है दैट द किंग शुड कंट्रोल all economic affairs of a state to strengthen the power of a state. इसका केंद्रीय मांग है कि एक राज्य के अंदर राजा को इतना मजबूत होना चाहिए कि वह पूरे राष्ट्र को मजबूत कर सके। और इसके लिए राजा को क्या करना चाहिए? इसके लिए राजा को इकोनॉमी पर भी अपना प्रभाव स्थापित करना चाहिए। इट मीन्स दिस आइडियोलॉजी सेज दैट द रोल ऑफ ए स्टेट, द रोल ऑफ किंग इज नॉट सपोज टू बी कंफाइंड इन ओनली पॉलिटिकल एरिना। एट द सेम टाइम द किंग शुड ऑल्सो इन्फ्लुएंस all economic and commercial activities in the state so that he could help to make a state strong, ताकि वह राज्य को मजबूत कर सके। ठीक है। तो इसका आइडियोलॉजी क्या है? मर्केंटलिज्म। एंड माय डियर, यह आइडियोलॉजी कहता है टू एस्टेब्लिश अनडिस्प्यूटेड मोनोपोली ओवर ऑल ट्रेड्स ऑफ दैट रीजन। मर्केंटलिज्म कहता है कि कंपनी को व्यापार पर पूरा एकाधिकार स्थापित करना चाहिए। यानी हिंदुस्तान से जो व्यापार हो रहा है, जो पोर्टुगीज में और हिंदुस्तान के बीच व्यापार हो रहा है, उस व्यापार पर पोर्टुगीज कंपनी का कंप्लीट प्रभाव स्थापित होना चाहिए। यानी उसमें किसी अन्य कंपनी का शेयर नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आप देखेंगे कि एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो डच वॉर दैट टूक प्लेस वाज रिजल्ट ऑफ दिस इंपीरियल एम्बिशन ऑफ दिस कंपनी। बाद में देखेंगे कि एंग्लो डच वॉर हुआ 1759 में, एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ 1746 से लेकर के 1763 तक। उसका कारण यही था कि all companies were mercantile in nature and they had ambition to establish complete hold over the all trades in India। और सबका यही उद्देश्य था कि व्यापार पर हमारा कंट्रोल हो जाए, रिजल्ट वाज rivalry and finally that converted itself into war। okay, तो it should be remembered। ठीक है। And third point is the main governors in India, I mean the main Portuguese governors in India। So let us see one by one। The main Portuguese
governors in India. Governors in India. Let us see first. Francisco de Almeida. Francisco de Almeida. From 1505 to 1509. See, Almeida was the first Portuguese governor in India. He was the first person to get appointment as a governor of Portuguese settlement in India. भारत में अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था. And his tenure was from 1505 to 1509. इसका कार्यकाल जो है 1505 से 1509 तक है. Number 2 point. Almeida became famous for his blue water policy. ध्यान रहे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शांत जल की नीति. ये एग्जाम में हमेशा कई बार पूछा गया है. ये सवाल कई बार पूछा गया है कि by which Portuguese governor blue water policy was started. किस पुर्तगीज गवर्नर के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की गई? द मैन वॉज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, who remained governor of Portuguese settlement from 1505 to 1509, and he was given credit to begin policy, a new imperial policy that is known as blue water policy. Now a question is, what is blue water policy? ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? शांत जल की नीति क्या है? ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य था इंडियन ओशन के अंदर होने वाले व्यापार पर पुर्तगीज कंपनी का कंट्रोल स्थापित करना. टू एस्टैब्लिश कंप्लीट मोनोपोली ऑफ पुर्तगीज कंपनी ऑन ऑल ट्रेड थ्रू इंडियन ओशन. यानी भारतीय महासागर से होने वाले समस्त व्यापार पर पुर्तगाली कंपनी के एक अधिकार को स्थापित करना. और इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए आप देखेंगे कि दे स्टार्टेड a new policy. This is known as the introduction of Carthage system. ठीक है, कारतेज पद्धति कहते हैं हिंदी में. अब ये कारतेज पद्धति क्या होता है समझिए. कई बार यूपीएससी एग्जाम में आया है, व्हाट इज कारतेज सिस्टम. ध्यान दीजिए, इसका अर्थ है कि कोई भी गैर पुर्तगीज शिप बिना कारतेज के हिंद महासागर में प्रवेश करती है जहां पर इस कंपनी का प्रभाव है, तो उसके जहाज को या तो जब्त कर लिया जाएगा या तो समुद्र में डुबा दिया जाएगा. इट मीन्स इट वॉज ए परमिट इशूड बाय पुर्तगीज कंपनी to all those non-Portuguese ships
to trade in the area of Portuguese influence. And without this permit, without this cartage, it was possible that either the ship was to be drowned or it was to be seized. My dear, even Mughal Emperor Akbar was required to get this cartage from Portuguese company. It was a different thing that he was not supposed to pay for this. उस समय मुगल शासक अकबर को भी करतेज लेने की आवश्यकता पड़ती थी। ये अलग बात है कि मुगल शासक को इसके लिए कोई शुल्क अदा नहीं करना पड़ता था, बट he was also supposed to get this cartage from the European companies. Why? Because Portuguese company maintained complete monopoly of naval supremacy in the Indian Ocean. क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग नेवल पावर था, स्ट्रॉन्ग नेवल पावर था। ध्यान देना, उस समय पूरे एशिया में देयर वाज नो वन टू चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ नेवल पावर ऑफ पोर्टुगीज कंपनी, एंड दैट्स व्हाई दे सक्सीडेड टू मेंटेन अनडिस्प्यूटेड मोनोपोली ओवर द ट्रेड थ्रू इंडियन ओशन। और यही कारण है इंडियन ओशन से होने वाले व्यापार पर इनका एकाधिकार था, क्योंकि इनके पास नेवल पावर स्ट्रांग था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आएगा व्हाट इज कार्तेज सिस्टम, तो उसका उत्तर होगा, उसका आंसर होगा इट वाज ए परमिट गिवन बाय व्हाट पोर्टुगीज कंपनी टू नॉन पोर्टुगीज शिप्स बाय गेटिंग सम पेमेंट, राइट। ठीक है, भी ले सकते हैं, अगर बताना प्लस कर दीजिए ना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, Alfonso de Albuquerque, right? Tenure 1509 to 1515. Okay, ध्यान दे, after Almeida, Albuquerque became the second Portuguese governor in India. He was the second Portuguese governor in India. And this man was called by all historians as the real founder of Portuguese Empire. Okay, in India. इसको कहा जाता है कि he was the real founder of Portuguese Empire in India. यानी भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? अल्बुकर्क को। अब सवाल है why this man became the real founder of Portuguese Empire in India? Now let us see one by one. Number one, expansion of Portuguese Empire in India. For example, in 1510, this man captured Goa from
the Sultan of Bijapur, the Sultan of Bijapur, and my dear, later on Goa came to replace Cochin as a capital of Portuguese Empire in India. बाद में गोवा आप देखेंगे कि कोचिन के जगह पर भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का नया राजधानी बन गया. इट बिकेम द चीफ सेंटर ऑफ ऑल पुर्तगीज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एक्टिविटीज इन इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, Portuguese Governor Albuquerque also started a new policy that is known as cultural imperialism, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति. इसे हिंदी में कहते हैं सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति. सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति कहते हैं, साम्राज्यवाद की नीति कहते हैं. What is this? यह सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति क्या होता है? What do you understand by the term cultural imperialism? इसका अर्थ होता है कि Albuquerque promoted all Portuguese officials to marry with Indian women. भारतीय महिलाओं से विवाह शादी करने के लिए अल्बुकर्क ने अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को मोटिवेट किया. क्यों? Just to get some foundation, just to get some space within Indian social and cultural system. यानी भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में आदान प्रदान करने के लिए, to create some new social condition in India, भारतीय संस्कृति में अपना पैठ जमाने के लिए उसने यहां के महिलाओं के साथ पुर्तगाली अधिकारियों को विवाह करने के लिए मोटिवेट किया. आपको याद होगा कि द सेम पॉलिसी वाज आल्सो फॉलोड बाय मुगल एम्परर अकबर. व्हेन अकबर प्रोपाउंडेड ए न्यू आइडियोलॉजी ऑफ राजपूत पॉलिसी, अकबर जो था, मुगल एम्परर अकबर, उसने भी अपने समय में राजपूत नीति का प्रतिपादन किया था. एंड मुस्लिम रूलर्स जस्ट स्टार्टेड ए न्यू ट्रेडिशन टू मैरी विथ राजपूत प्रिंसेस. जैसे आप देखेंगे कि अकबर ने आमेर के साथ, आमेर की राजकुमारी हरखाबाई के साथ विवाह किया और जिसका परिणाम हुआ सलीम केम, जिसके माध्यम सलीम का जन्म हुआ, who became Jahangir. So it was a well designed policy just to create some space within Indian society. ठीक है ना? And this is known as cultural imperialism that was started by Alfonso de Albuquerque. ठीक है, आगे देखते हैं. Number 3, it is also said that Albuquerque abolished the sati system in his region. अल्बुकर्क ने एक और सकारात्मक काम किया था कि भारत में जो सती सिस्टम प्रचलित था, सती सिस्टम का मतलब होता है कि जब कोई स्त्री का, कोई महिला का पति मर जाता है तो शी वॉज नॉट परमिटेड टू रीमैरी, उसको पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था. ठीक है ना? अपने पति के साथ उसे ऐसा माना जाता था कि उसके चिता के साथ वो भी जल जाएगी, उसको भी जला दिया जाएगा. ठीक है ना? एंड माय डियर अल्बुकर्क, much and much before Bentinck, Lord William Bentinck, I mean 1829, much before William Bentinck
the British governor, Bentinck, the British governor, Governor General, with the help of Raja Ram Mohan Rai. In this time, such a system was finally abolished from India by a British Governor General known as William Bentinck with the help of Indian scholars, Indian social reformer Raja Ram Mohan Rai. So I should tell you that much before Raja Ram Mohan Rai and William Bentinck, it was Albuquerque who decided to abolish this evil from his region, and he succeeded to some extent. इसलिए अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र से इसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया कि मेरे क्षेत्र में सतीश सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद Albuquerque also maintained a very fine relation, a very cordial relation with Krishnadev Rai. Krishnadev Rai. Albuquerque, I said, also maintained a very harmonious relation with a great Hindu monarch of South India known as Krishnadev Rai. जो कृष्णदेव राय हैं, he was a Hindu monarch from 1509 to 1529 in Vijayanagar Empire. In the Vijayanagar Empire. Vijayanagar Empire. Vijayanagar Empire. ध्यान दीजिए, साउथ में तुंगभद्रा नदी किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत ही मजबूत एम्पायर था, हिंदू एम्पायर था, दैट वाज नोन एज विजयनगर एम्पायर। और उस एम्पायर में आप देखेंगे इस समय में 1509 से लेकर के 1529 के बीच में एक हिंदू मोनार्क था हु वाज नोन एज कृष्णदेव राय। ही वाज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर, a great ruler, a great administrator, social reformer, what not he was। और उस समय देखेंगे कि there was a cordial relation between the two great person, Albuquerque, the Portuguese governor in India, and a Hindu monarch of Vijayanagar Empire known as Krishnadev Rai। ठीक है, so in brief we can say that unlike other Portuguese governors, Albuquerque had got many landmark achievements, and that's why he was called by historians that he was the real founder of Portuguese Empire in India। चूंकि अल्बुकर्क ने कई अच्छे काम किए, कई उसके पास महत्वपूर्ण जो है उपलब्धियां थी, और इसी वजह से इतिहासकारों ने कहा कि he seems to be the real founder of Portuguese Empire in India। ठीक है, अगला हम लेते हैं नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, ध्यान रहे, इन दिस डिस्कशन I want to discuss only important facts and developments। Okay, he was a Portuguese governor from 1529 to 1538। नीनो डी कुन्हा, ध्यान दीजिएगा, यह पुर्तगीज गवर्नर था जिसका टेन्योर था 1529 से लेकर 1538 तक। My dear, in his tenure, you have to remember only and only two development। इसके समय में दो ऐसे डेवलपमेंट हैं जिसको आपको याद रखना है, केवल दो। एग्जाम में देखेंगे, अभी तक आप देखिए क्वेश्चंस को, जब भी देखेंगे क्वेश्चंस आया है केवल दो ही आया है, तीसरा नहीं आया है। ध्यान दीजिएगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव।
we are supposed to be very selective in our approach, our reading, our selection, our understanding. हमें सेलेक्टिव रहना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस बात को भी हमेशा हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके समय में आप देखेंगे नंबर 1, गोवा रिप्लेस्ड कोचिन एज द न्यू कैपिटल ऑफ Portuguese Empire। ठीक, it means 1530। And second point is that the Portuguese factories were also set up on the eastern coasts of India। दो पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। पहला तो ये कि इन 1530 में कोचिन के जगह पर गोवा बिकेम द मेन हेड क्वार्टर ऑफ ऑल पुर्तगीज सेटलमेंट इन इंडिया। यानी कि गोवा के जगह पर कोचिन के जगह पर गोवा को पुर्तगाली कंपनी के समस्त गतिविधियों का केंद्र बना दिया गया। और दूसरा यह है कि अभी तक आप देखेंगे कि पुर्तगीज फैक्ट्री जो है एस्टैब्लिश किया गया, स्थापित हुआ कहां पर? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। यानी केवल जो भारत के पश्चिमी तट है उसी तट पर जो है जितने भी पोर्टुगीज फैक्ट्री स्थापित हुए। लेकिन नीनो डी कुन्हा के समय से अब धीरे धीरे जो भारत के पूर्वी तट है, जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहां भी अब धीरे धीरे फैक्ट्रियां स्थापित होने लगा। जैसे हुगली हुआ, हुगली कहां पर है? वो इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है ना। सेंट थोमे कहां पर है? सेंट थोमे तमिलनाडु में है। तो ध्यान रखना है, ये दो सबसे खास इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है मेरा कि भारत में पुर्तगाली कंपनी ने अपना कहां कहां सेटलमेंट स्थापित किया, अपना सेटलमेंट कहां कहां स्थापित किया। आप देखेंगे, ठीक है, देख सकते हैं यहां पर पुर्तगाली कंपनी का सेटलमेंट कहां कहां पर है। जैसे आप देख सकते हैं, ये आप इधर से देखिए, ये कोचिंग हो गया, ये कोचिंग हो गया, ठीक है, सॉरी, ये कोचिंग हो गया, ये कालीकट हो गया, कोचिंग हो गया, कालीकट हो गया, गोवा हो गया, कोचिंग, कालीकट, गोवा, बॉम्बे हो गया, बेसिन हो गया, दमन हो गया, ठीक है, सूरत हो गया, दीव हो गया, ठीक है। ऑल दीज सेटलमेंट्स वेयर एस्टैब्लिश्ड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिमी तट पर यह स्थापित हुई। जबकि पूर्वी तट पर देखेंगे आप कि पूर्वी तट पर हुगली इन बंगाल, हुगली इन बंगाल, देन आफ्टर here was
in Tamil region, here there was a Saint Thome. Saint Thome. In Tamil region there was a Saint Thome. In Tamil region there was a Saint Thome. यहां विशेष बात यह है, आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या कि सर द पॉटरीज कंपनी सेटअप most of its factories in the western regions of India, and they seem to be less interested in the eastern parts of India. Why? Because the main goal of Portuguese company in India was to get a spice, and for a spice trade, not eastern parts of India, but it was the western parts of India that was much important. आप देखेंगे कि भारत में जो पुर्तगाली कंपनी है उसका उद्देश्य क्या है? मसाला प्राप्त करना, टू बी सोल्ड आउट इन यूरोप, और मसाला के लिए भारत में पूर्वी तट से अधिक बेनिफिशियल था पश्चिमी तट, और यही कारण है कि पुर्तगाली कंपनी जस्ट was extremely interested to establish all its center on the west coast of India rather than on the east coast of India. लेकिन बाद में देखेंगे आप, once Dutch came to India, once British company came to India, once Danish company came to India, once French company came to India, they started taking more interest on the eastern coast of India rather than on the western coast of India. Why? Because Dutch company, British company, Danish company, उनका उद्देश्य था कि भारत से कपड़ा भी प्राप्त करना, इंडिया से क्लॉथ प्राप्त करना, कपड़ा, और इसीलिए देखेंगे कि कपड़ा के लिए मालाबार तट नहीं, कपड़ा के लिए मालाबार नहीं, कपड़ा के लिए देखेंगे कि कोरोमंडल कोस्ट बिकेम इंपॉर्टेंट. For cloth industry, it was Coromandel coast that was extremely important, and that's why Dutch company remained confined on the eastern coast of India rather than the western coast of India. ठीक है? इसके बाद जो अगला पॉइंट है डिस्कशन का, वो ये है the main reason for the decline of Portuguese Empire in India, यानी भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के लिए, विघटन के लिए क्या क्या कारण थे, ध्यान रखिए. इसमें सबसे पहला है कि पुर्तगीज कंपनी gave much importance to Brazil. First point. Second point, they became weak against Dutch and British in 16th century, 16 and 17th century. ठीक, especially in 17th century. Okay. Number third, their policy of
प्लंडरिंग। नंबर फोर्थ, ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी। ये 4 कारण हैं। एग्जाम में हमेशा अच्छा ये प्रश्न आता है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए। यह सब दे देगा एंड यू आर सपोज टू चूज वन ऑफ देम, उनमें से एक चुनना होगा आपको। ना लेट अस सी वन बाय वन। बाद में क्या हुआ कि वंस ब्राजील केम टू एमर्ज, इट वॉज डिस्कवर्ड, देन पोर्टुगीज कंपनी gave much significance to Brazil in comparison to India। जब ब्राजील का खोज हुआ तो पुर्तगीज कंपनी ने ब्राजील में अधिक इंटरेस्ट लिया, अधिक अभिरुचि दिखाया, क्योंकि इंडिया में अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा था, रिवेलरी बढ़ रहा था। इसलिए पुर्तगीज कंपनी ने यह सोचा कि ब्राजील एक नया रीजन है, वहां कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई रिवेलरी नहीं है, इसलिए हमें वहां पर अपने को कन्फाइन करना चाहिए, वहां के जो रिसोर्सेज है उसका दोहन करना चाहिए। वन थिंग। सेकेंड पॉइंट, इन 16 and 17th century you may see that once Dutch came to India, once British came to India, there started a struggle among them to get supremacy in Indian Ocean, in Indian trade। 17th century में क्या होता है, जब डच कंपनी आ जाती है, जब ब्रिटिश कंपनी भी आ जाती है, तो व्यापार पर एकाधिकार के लिए इनमें आपस में क्या होता है, म्यूचुअल रिवेलरी अमॉन्ग देमसेल्फ। आपस में म्यूचुअल रिवेलरी शुरू हो जाता है टू गेट मोनोपोली ओवर द ट्रेड इन इंडिया। और उसमें क्या होता है कि पुर्तगीज कंपनी बिकेम वीक इन टर्म्स ऑफ नेवल पावर अगेंस्ट डच एंड ब्रिटिश। यानी जो पुर्तगीज कंपनी है उसका नेवल पावर जो है वो डच और ब्रिटिश के सापेक्ष कमजोर पड़ता है, एंड सो इट वाज कंपेल्ड बाय दी बोथ कंपनीज टू सीक अदर प्लेसेज। भारत छोड़ने के लिए, दूसरे स्थान पर जाने के लिए विवश कर देते हैं। ये 2 कारण हो गया। और तीसरा जो है दी पॉलिसी ऑफ प्लंडरिंग, मैंने बताया था कि पुर्तगीज कंपनी ने क्या किया, एक परमिट जारी किया जिसे हम कार्तेज कहते हैं, कार्तेज सिस्टम कहते हैं, कार्तेज सिस्टम। इट वॉज ए परमिट, आई सेड यू अर्लियर, इट वॉज ए परमिट इशूड बाय दी पुर्तगीज कंपनी। पुर्तगीज कंपनी कार्तेज नामक एक परमिट इशू करती थी कुछ पैसा लेकर के, और जिसके पास यह परमिट नहीं होता था, जिसके पास कार्तेज नहीं होता था, उसके जहाज को या तो कैप्चर कर लिया जाता था या डुबो दिया जाता था। इट मीन्स दे ऑल्सो बिकेम इनफेमस, they also lost the support of Indian people because of their plundering policy। लूट मार के नीति के कारण भी भारतीय समाज में उनके प्रति किसी के मन में सहानुभूति नहीं थी। ठीक है, यह भी उनका पराजय कारण था। और लास्ट है कि दे वर नॉट टॉलरेंट, दे वर नॉट प्रोग्रेसिव, ओके, in the terms of their religious policy। उनका जो धार्मिक नीति है that was also not dynamic, it was not progressive, and that's why Indian people did not support the Portuguese company in India, okay, and finally this company came to be replaced by Dutch and British। ठीक है, but despite
the failure, despite the decline of Portuguese Empire in India, Portuguese also left some significant impact on Indian society, on Indian economy, on Indian culture, etc. So let us see those landmark impact on India by Portuguese company. यानी पुर्तगीज कंपनी का भारत में पतन हो गया, लेकिन पतन के बावजूद इस कंपनी ने, आप देखेंगे कि भारतीय समाज पर, भारतीय संस्कृति पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसने अपना गहरा प्रभाव छोड़ा. एंड माय डियर, इसके प्रभाव से भी यू मे गेट मेनी क्वेश्चंस इन यूपीएससी एंड स्टेट लेवल एग्जामिनेशन. यूपीएससी में चाहे राज्य स्तरीय जो परीक्षा होती है, इसके प्रभाव से भी आप कई सवाल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में भी ध्यान देना, केवल पीटी में नहीं, इवन इन मेंस एग्जामिनेशन यू कैन फाइंड सम क्वेश्चंस ओके रिगार्डिंग द इंपैक्ट ऑफ पोर्टुगीज कंपनी ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर. ठीक है. The impact of Portuguese company in India. First, number one, printing press was introduced by them in 1556. It was really a remarkable contribution of this company. For the first time they introduced printing press in India. पहली बार 1556 में पुर्तगीज कंपनी के द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया गया, और जिसका परिणाम हुआ कि अब हम किताबों को छाप सकते थे, लोगों तक पहुंचा सकते थे. यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, ध्यान देना, कंट्रीब्यूशन था. दूसरा क्या है, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड some new crops in India. Introductions of new crops in India. भारत में कुछ नवीन फसलों की शुरुआत हुई. इनके द्वारा they also brought about some new crops in India that was not in Indian fashion, जो पहले भारत में प्रचलित नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल टोबैको, तंबाकू सबसे पहले इनके द्वारा भारत में लाया गया, ध्यान देना. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फॉर द फर्स्ट टाइम टोबैको was being introduced by them during the tenure of Mughal Emperor Jahangir. जहांगीर के समय में सबसे पहले हिंदुस्तान में पुर्तगाली कंपनी ने तंबाकू की शुरुआत किया. ध्यान रखना, यह कई बार सवाल आया है कि हु वॉज द किंग ऑफ इंडिया, आई मीन मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, व्हेन टोबैको वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पुर्तगीज कंपनी इन इंडिया. ध्यान रखना. इसके अलावा आप देखेंगे पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ठीक है ना, पाइनएप्पल हो गया. ये सारे क्रॉप्स जो है, ये सारे फ्रूट्स जो है, इनके द्वारा भारत में लाए गए. ठीक है, पोटैटो, टोमेटो, पाइनएप्पल, है ना, ऑरेंज एटसेट्रा, याद रखना. ठीक है. तीसरी बात, तीसरा कंट्रीब्यूशन इनका,
तीसरा कंट्रीब्यूशन है दे इंट्रोड्यूस्ड some new methods of architecture ठीक है ना। इनके द्वारा भारत में आप देखोगे कि स्थापत्य, आर्किटेक्चर का मतलब होता है स्थापत्य के कुछ नवीन शैलियां भारत में लाए गए। स्थापत्य के कुछ नवीन शैली भारत में लाए गए और देखेंगे आप कि बाद में भारत में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, इलाहाबाद में कई ऐसे बिल्डिंग्स बनाए गए जिसके ऊपर इस तकनीकी का, इस स्थापत्य का प्रभाव नजर आता है। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो गया, है ना, मुंबई का रेलवे स्टेशन हो गया। उन सारे आर्किटेक्चर पर जो ब्रिटिश समय में बनाए गए, जो ब्रिटिश सरकार ने बनवाया, उस पर आपको मिलेगा इंप्रेशन जिस मेथड्स का इनके द्वारा भारत पे प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में भी लैविशली कंट्रीब्यूटेड इन इंडिया। ठीक है, एंड फोर्थ कंट्रीब्यूशन वाज they also propagated Christianity in the coastal regions of India. भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में इनके द्वारा आप देखोगे ईसाई धर्म का प्रचार भी किया गया। ठीक है, so in brief we can say without a second thought that despite their failure, despite their limitation, they also left some marvelous contribution in India. उनके पतन के बावजूद पुर्तगाली कंपनी ने भारत में विशेष तौर पर देखेंगे कि कई क्षेत्रों में योगदान दिया। राइट, ठीक है। So this is all about the first European company in India known as Portuguese company. Okay. Now, the second company which came to India after the Portuguese company was the Dutch company. But before going ahead with this company, I think that we should have some breaks, okay, just to regain the energy, just to recreate enthusiasm for study. Okay, so let us have some break.